बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम हमारे बच्चे हमारे मुस्तकबिल के एक और एपिसोड में आपके साथ आपकी होस्ट मदिया रज़ा हाज़िर खिदमत है। जैसा कि हम पिछले एपिसोड्स में बात कर चुके हैं हमारे मौजू के हवाले से, बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी के हवाले से, कि पहले एपिसोड में हमने साइकोलॉजी को डिफ़ाइन किया, दूसरे एपिसोड में हमने उसकी कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ा। आज हम जो बात करेंगे बच्चों की साइकी के हवाले से कुछ सवालात पूछेंगे अपनी मेहमान डॉक्टर अफरीन साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो बेसिकली सवालात है वो बच्चों की साइकोलॉजी के हवाले से हैं। जैसा कि बच्चों में आजकल रुझान बहुत बढ़ रहा है फेयर ऑफ मिसिंग आउट का और सेल्फ लिमिटिंग का, इसको कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे? क्या चीज़ें हैं ये, क्या चीज़ें बढ़ रही है बच्चों में आजकल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स और फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि हम आजकल अपने बच्चों में देख रहे हैं। सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स में बच्चों का ये बिलीव बन जाता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई कैन नॉट डू दिस टास्क प्रॉपरली। इस तरह के कुछ बिलीव्स हैं जो बच्चे खुद अपने माइंड में सेट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी एक दफ़ा अपने सेशन में ये बात की थी कि बच्चों का सेल्फ इमेज हम बनाते हैं एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ इंस्ट्रक्टर। हम बच्चे का सेल्फ इमेज बनाते हैं। अब ये डिपेंड करता है पेरेंटिंग स्टाइल पे और टीचिंग स्टाइल पे कि आइदर आपने बच्चे का सेल्फ इमेज पॉजिटिव बनाया है या नेगेटिव बनाया है। अगर किसी बच्चे की सेल्फ स्टीम लो होगी, किसी बच्चे का सेल्फ एफिकेसी लेवल लो होगा, तो फिर उसके अंदर ये सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स और फियर ऑफ मिसिंग आउट की जो इश्यूज है ये सामने आते हैं। मैं इस काम को प्रॉपरली नहीं कर सकता, मेरे अंदर शायद इतनी एबिलिटी ही नहीं है कि मैं ये वाला टास्क पूरी तौर पे कंप्लीट कर सकूं, या शायद मुझे इस टास्क को करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए और जो टाइम मेरे टीचर ने मुझे दिया ये तो बहुत कम है, इसमें मैं कर ही नहीं सकता। ये जो बिलीव्स बच्चों के बन जाते हैं ना, इसमें बहुत बड़ा रोल पेरेंट्स और टीचर्स का होता है। अगर पेरेंटिंग, बच्चों की हैंडलिंग, टीचिंग, अगर ये चीज़ें प्रॉपरली होंगी तो बच्चे कभी भी इन इश्यूज़ का शिकार नहीं होंगे। फेयर ऑफ मिसिंग आउट भी इसी तरह का एक इशू है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर कोई एक ग्रुप ऑफ पेयर्स है जो कि कोई गेम खेल रहा है, फॉर एग्जांपल वॉलीबॉल या क्रिकेट या कोई भी गेम, तो उस बच्चे को ऐसा लगता है कि शायद जब मेरी बारी आएगी और शायद जब मैं इस गेम में जाऊंगा तो मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, हार जाऊंगा। उसको लगेगा फेयर ऑफ, उसको पहले से ये खौफ होगा कि ये जो गेम हो रहा है मैं इसमें मिस हूँ, मतलब मैं नहीं कर सकता इसको, मैं मिसफिट हूँ। वो अपने आप को मिसफिट फील करेगा। सही। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसकी सेल्फ स्टीम लो है, उसकी सेल्फ एफिकेसी लेवल लो है, उसका जो सेल्फ इमेज है वो एक प्रॉपर सेल्फ इमेज नहीं बना हुआ। उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये कि जो हम पेरेंट्स या टीचर्स जो नेगेटिव टॉक करते हैं ना बच्चों से, इसीलिए कहा जाता है बच्चों से हमेशा पॉजिटिव टॉक करें, बच्चों की नेगेटिविटीज को इग्नोर करें और बच्चों की पॉजिटिविटीज को रीइंफोर्स करें। जबकि हम लोग क्या देखते हैं अपने माशरे में हम ये ऑब्जर्व करते हैं ज़्यादातर पेरेंट्स बच्चों की उस बात को इन्हेंस कर रहे होते हैं जो उनकी नेगेटिविटी है, जो उनका वीक पॉइंट होता है। मेहमान आए हुए हैं कुछ, और अगर बच्चा कोई आया उसने सलाम किया, तो अब पेरेंट्स बजाय इसके कि उस बच्चे की कोई स्किल या कोई एबिलिटी बताएं, ज़्यादातर अमूमन पेरेंट्स को मैंने ये देखा है कि वो ये बात कह रहे होते हैं कि ये तो ज़्यादा सही सब किसी से मिलता ही नहीं है, इसको शौक ही नहीं है किसी से मिलने का, बस कमरे में बन रहता है। ये तो सबके सामने आप उसकी वीकनेस को डिस्कस करेंगे तो आपने उसका सेल्फ इमेज क्या बना दिया कि ये तो कमरे में बन रहना पसंद करता है, ये तो ज़्यादा किसी से बात ही नहीं कर सकता। ये आप उसका डे बाय डे इमेज बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे के माइंड में, बच्चे का जो माइंड है वो हम बड़ों से बहुत ज़्यादा फास्ट करता है, वर्किंग होती है उसकी, और बच्चे के माइंड में ये लर्निंग हो रही है, इनकोडिंग हो रही है सिर्फ नेगेटिव टॉक से या सिर्फ नेगेटिव रीइंफोर्सर्स से, कि बच्चा, उसका इमेज ऐसे ही बन रहा है कि मैं ये काम कर नहीं सकता क्योंकि मेरी मम्मा ने ये बात कही थी, मैं किसी से अच्छी तरह बात नहीं कर सकता क्योंकि ये बात मेरे बाबा ने कही थी, मैं किसी भी सिचुएशन को अच्छी तरह हैंडल नहीं कर सकता क्योंकि ये बात दादी ने कही थी कि ये तो इस बात को हैंडल ही नहीं कर सकता। लिहाजा अपनी पेरेंटिंग स्टाइल में इस बात को इंडल्ज करें कि आप बच्चों के सामने उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, उनकी जो स्किल्स हैं, उसको रीइंफोर्स करें। आप लोगों के सामने उनकी एबिलिटीज़, उनकी स्किल्स को शेयर करें, ना कि आप उनकी वीकनेसेस को शेयर करें। उनकी वीकनेसेस को इग्नोर करें
और उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको रीइंफोर्स करें। मतलब हम बच्चे में खुद ही डाल देते कि मैं ही ऐसा हूँ, वो फिर ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि शायद ये मेरी ही वजह से हो रहा है कि मैं खुद ही नहीं कर पा रही। बिल्कुल, कि मैं हुई ऐसा, मैं ये तो अब सब बड़े मैं कहते ऐसा हैं ही ना, हूँ, वो लर्निंग, वो इनकोडिंग ही माइंड में बच्चों बड़ों ने करवा दी बच्चे की। ये इस वजह से भी कि कंपैरिजन जो पेरेंट्स और टीचर करते क्लास में। बिल्कुल, ये आपने बहुत बहुत एक बेहतरीन सवाल किया कंपैरिजन का। ये जो कंपैरिजन होता है ना, ये कोई बहुत ही कोई रेयर केस होता होगा जिसमें कंपैरिजन हेल्दी होता है। अगर मैं अपनी प्रैक्टिसेस की, अपने एक्सपीरियंसेस की बात करूं तो ये कंपैरिजन मेरे ख्याल से कभी भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डालता बच्चों पर। अब आप 2 या 3 अगर भाई हैं, आप उनमें कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये तो बहुत ही पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन छोटा वाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं है पढ़ाई में। अब आपने क्या किया, है, सुस्त है, एग्जैक्टली टर्मिनोलॉजीज आपने यूज की बच्चे के लिए, और आपने दोनों में कंपैरिजन कर लिया। हो सकता है कि आपका बड़ा वाला बच्चा अगर एकेडमिक्स में अच्छा है तो मे बी पॉसिबल दूसरा बेटा स्पोर्ट्स में अच्छा हो। तो अगर आप ये बता रहे हैं किसी को कि ये एकेडमिक्स में बहुत अच्छा है, तो आप साथ ही ये बताएं कि ये स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है माशाल्लाह। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं अमूमन, हम उसका नेगेटिव हम एक ही पैटर्न पर जो है वो कंपैरिजन कर रहे होते हैं। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जो साइकोलॉजी प्रमोट करती है उसका रीजन ये है कि हर बच्चे की ब्रेन केमिस्ट्री अलग है, हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग है, हर बच्चे की एबिलिटी अलग है। तो जो बच्चा जिस चीज में कैपेबल है उसको उसी चीज में, उसी एरिया में रीइंफोर्स करें, ना कि आप कंपैरिजन करें कि अगर ये मैथ्स में अच्छा है तो ये मैथ्स में बुरा है, अगर ये इंग्लिश में अच्छा है तो ये इंग्लिश में अच्छा नहीं है। अगर वो मैथ्स में अच्छा है, मे बी पॉसिबल कि वो उर्दू में या मैथ्स किसी और सब्जेक्ट में बेहतर हो, तो उसकी स्ट्रेंथ्स को शेयर भी करे और प्रमोट भी करे। इसी तरह आपके बच्चे का जो सेल्फ स्टीम लेवल है, जो सेल्फ एफिकेसी लेवल है, वो यकीनन एक ऑप्टिमम लेवल पर होगा। सही। अच्छा, बहुत से पेरेंट्स आजकल ये शिकायत करते हैं कि बच्चा एक काम पर फोकस नहीं कर पा रहा, तो इसकी क्या वजह, और टाइम मैनेजमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये जो फोकस की आपने बात की, ये आजकल सिर्फ बच्चों में नहीं, बड़ों में भी आजकल हम देखते हैं कि बड़ों में भी ये बड़ा लैक ऑफ फोकस है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है। उसकी वजह ये है कि एक तो बहुत बड़ी वजह स्क्रीन टाइम है। पहले जमाने में स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा नहीं हुआ करता था। स्क्रीन टाइम प्लस ये जो स्वीप अप वाली जो वीडियोस होती है, जो शॉर्ट वीडियोस होती है, एक के बाद दूसरी जो शिफ्टिंग है ना, ये बच्चे के माइंड में ये इनकोडिंग कर रही है कि एक के बाद फौरन दूसरा आना है, फिर तीसरा, फिर चौथा। इससे क्या होता है कि एक जगह बच्चा फोकस नहीं कर पाता, क्योंकि वो मोबाइल में स्वीप अप कर रहा है, नहीं पसंद आया आगे स्क्रॉल कर दो। एग्जैक्टली वो जो कंटिन्यूस स्क्रॉलिंग है, ये फोकस और कंसंट्रेशन को कम कर रहा है। इसके अलावा एक प्रैक्टिस है जो हम करवाते हैं, वो ये है कि बड़ों के लिए भी है ये प्रैक्टिस और बच्चों के लिए भी है। कोशिश करें कोई एक ऐसा टास्क ले, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी एक टास्क लिया कि मुझे ये जो कोई मेहमान आए, मुझे इनसे बात करनी है किसी भी टॉपिक पे। तो अब आपका पूरा फोकस उस टॉपिक पे और उस बात पे होना चाहिए। इस बात पे फोकस नहीं करें कि वो क्या कर रहा है, या उधर क्या हो रहा है, या दूसरे कमरे में कौन आपस में बातें कर रहा है, टीवी पे क्या चल रहा है। ट्राई टू फोकस ऑन वन टास्क। एक टाइम में एक टास्क पे फोकस करें। या फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ब्लॉक्स की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उस वक्त आप बच्चे को ये ट्रेन करें कि इस वक्त तुम्हें सिर्फ इन ब्लॉक्स पे ही फोकस करना है। ठीक है, अपनी जो कंसंट्रेशन है वो पूरी इसी पर लगानी है। तो जब ये इस तरह की प्रैक्टिसेस बच्चे करते हैं, बच्चे या बड़े, तो फिर वो ये जो लैक ऑफ फोकस है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, इस पर काबू पा सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो काम में बहुत सुस्त होते हैं, कुछ का मूड ऑफ रहता है। अच्छा, इस पे हम बात करते हैं। इससे पहले आपने एक सवाल टाइम मैनेजमेंट का किया था। टाइम मैनेजमेंट को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट के डिफरेंट स्कॉलर्स ने बहुत अलग अलग थ्योरीज और बहुत प्रैक्टिसेस बताई है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अव्वल वक्त नमाज पढ़ेंगे तो ये सबसे बेहतरीन है टाइम मैनेजमेंट के लिए। और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। आप नोट करिएगा, जिस दिन आपने नमाज बिल्कुल टाइम पे अव्वल वक्त पढ़ लिया, आपके सारे काम स्ट्रक्चर्ड होंगे, सारे काम आपको ऐसा लगेगा कि सारे काम टाइमली हो रहे हैं, क्योंकि आपने जो एक बहुत एज बीइंग ह्यूमन या एज बीइंग मुस्लिम, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि हम अपने खुदा को याद करें। जिस वक्त हय्या अलल फलाह की हम आवाज़ सुने तो उस वक्त हम फौरन उसका जवाब दें। अगर आप एक अच्छे टाइम मैनेजर बनना चाहते हैं तो एक छोटी सी टिप बस ये कि आप अव्वल वक्त नमाज पढ़ना शुरू कर दें। यू कैन बी अ वेरी गुड टाइम मैनेजर। आपको फिर किसी और टाइम मैनेजमेंट टेक्निक को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखेंगे अपनी लाइफ में कि किस तरह से आपका टाइम मैनेज हो रहा है, किस तरह से आपके सारे काम टाइमली हो रहे हैं। अच्छा, दूसरा आपने सवाल किया था कि बच्चे सुस्त रहते हैं और मूड ऑफ रहता है बच्चों का। देखिए, अगर कोई ऐसा इशू हुआ है, कोई ऐसा स्ट्रेसर है, फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे को किसी मार्ट में लेकर गए और बच्चे ने किसी टॉय की जिद की कि वो लेना है, लेकिन आपको पता है कि ये बच्चे के लिए जो है वो हार्मफुल है या बच्चे के लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आपने उसको मना कर दिया, आप घर ले आए। अब बच्चे का मूड ऑफ रहेगा कुछ देर तक,
तो ये एक वैलिड रीजन है। ज़ाहिर है अगर हम बड़े भी कोई प्लान करते हैं, कोई चीज़ चाहते हैं और जब वो नहीं होती तो हमारा मूड ऑफ हो जाता है ना, तो दिस इज नेचुरल। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी बच्चे का मूड ऑफ है कंसिस्टेंट 1 से 2 हफ्ते तक और विदाउट एनी रीजन उसका मूड ऑफ रहता है, वो किसी से बात पसंद नहीं कर रहा बात करना, जबकि पहले ऐसा नहीं था, तो फिर आपको फौरन किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है कि क्या इशू है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे के ब्रेन में कोई इम्बैलेंस हो रहा है, तो उसको मूड स्टेबलाइजर्स की ज़रूरत होगी, समटाइम साइकोथेरेपी की ज़रूरत होगी, ताकि बच्चे के जो इमोशंस हैं उनको ERT के ज़रिए उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाए। लेकिन अगर किसी इवेंट के बाद मूड ऑफ है और फिर टाइमली वो खत्म हो रहा है, दोबारा से बच्चा नॉर्मल हो रहा है, तो इट्स नॉर्मल। अच्छा, सुस्त रहने का जो आपने कहा कि बच्चे सुस्त रहते हैं, एक तो इसका कोई मेडिकल रीजन भी हो सकता है। आजकल हमारे बच्चों में विटामिन D, विटामिन E इन चीज़ों की डिफिशियंसी है, कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, ये चीज़ें भी हैं क्योंकि हमारे बच्चे आजकल पिज़्ज़ा, बर्गर और ये फास्ट फूड इन चीज़ों के बहुत आदी हो गए। घर में अगर खाना अच्छा नहीं लग रहा है तो ऑर्डर हो जाएगा बाहर से, कुछ बर्गर आ गया, उसके न्यूट्रिएंट्स आपको पता है कि वो बिल्कुल बच्चों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए नहीं है ना सही। इसीलिए होता है कि बच्चे की बॉडी में जो है वो सुस्ती आना, फिर स्क्रीन टाइम। अब बच्चे 2-2, 3-3 घंटे अगर स्क्रीन देख रहे हैं तो उनका बॉडी पैटर्न यही बन रहा है कि वो एक पोस्टर में बैठे हुए स्क्रीनिंग ही किए जा रहे हैं, तो बॉडी में सुस्ती आने लगती है। एक तो ये रीजंस होते हैं। उसके अलावा समटाइम वही वाली बात जो मैंने पहले की कि पेरेंटिंग स्टाइल में हमेशा पॉजिटिव टॉक रखें। अगर आपका बच्चा आपको लग रहा है सुस्त हो रहा है आजकल, तो आप उसको कोई एक टास्क दें पूरा दिन में, आपको लग रहा है कि उसकी बॉडी सुस्त है, वो काम नहीं कर पा रहा प्रॉपर, तो कोई छोटा सा इजी सा उसको टास्क दें। फॉर एग्जाम्पल आपने उसको टास्क दिया कि बेटा आज तुम घर में जहां जहां भी देखोगे बर्तन रखे वो लाके तुम्हें किचन में रखने, ठीक है। ये कोई इतना थकाने वाला टास्क नहीं है, छोटा सा टास्क है। अगर आपको लगे कि बच्चे ने 2 से 3 मरतबा इस टास्क को एक दिन में पूरा किया है, तो फिर उसको प्रमोट करें, आप उसको रीइंफोर्स करें। आप ये कहें कि आज तो तुमने इतना ज़बरदस्त काम किया है माशाल्लाह, जो टास्क तुम्हें दिया गया था तुमने उसको बिल्कुल प्रॉपर्ली और टाइमली किया है, तुम तो बड़े एक्टिव हो माशाल्लाह। अब वो बच्चा जो कि सुस्त हो रहा था डे बाय डे, जब उसने ये सुना कि नहीं मेरी मम्मा कह रही है मैं तो बहुत एक्टिव हूँ, तारीफ करने से हर इंसान जो है वो, हर इंसान को भी तो फितरत है ना इंसान की, हम बड़ों को भी अगर आप थोड़ी तारीफ कर देंगे तो हम मोटिवेट हो जाते हैं ना। मोटिवेशन काम कर लेंगे। एग्जैक्टली, हम एक की जगह 2 काम भी कर लेते हैं। तो मोटिवेशन तो हर किसी के लिए जरूरी है और बच्चों के लिए बेइंतहा जरूरी है। आप उनको कभी भी डीमोटिवेट नहीं करें, तुम तो हो ही सुस्त, कोई काम ही नहीं होता तुमसे। दूसरा वाला भाई देखो कितना एक्टिव है, उससे फिर उसका इमेज बन रहा है कि हाँ मैं तो हुई सुस्त, मैं तो कब मुझे क्या है, मैं क्या करूं करके, मैं तो सुस्ती हूँ ना, मम्मा पापा तो कहते ही है कि मैं सुस्त हूँ। तो वो कॉन्शियसली तो नहीं करेगा, अनकॉन्शियसली भी नहीं करेगा वो काम। अगर उसका जो अनकॉन्शियस थॉट्स है उसमें भी यही लर्निंग हो जाएगी कि वो है ही सुस्त, तो इसको पॉजिटिव टॉक से भी चेंज किया जा सकता है। एक्सीलेंस और परफेक्शन में क्या फर्क है? परफेक्शनिस्ट जो होते हैं, परफेक्शनिस्ट का ये होता है कि भाई जो भी काम हो वो बिल्कुल प्रॉपर हो। फॉर एग्जाम्पल अब अगर ये कप ऐसे रखा हुआ है ना, तो इसको बिल्कुल ऐसे ही रखे रहना चाहिए। अगर ये कप ऐसा हो जाएगा तो जो परफेक्शनिस्ट होते हैं उन्हें टेंशन और स्ट्रेस होता है उनके लिए खामा का। अब अगर देखा जाए तो ये कोई स्ट्रेस की बात तो नहीं है कि ये ऐसे रखें या ऐसे रखें, कोई मसला नहीं है। ऐसे रखेंगे तब भी सही है, ऐसे रखेंगे तब भी ये अपना फंक्शन पूरा करेगा। इसका जो फंक्शन है उससे इसकी जो पोस्चर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो परफेक्शनिस्ट होते हैं उनके नजदीक फर्क पड़ेगा, उनको फर्क पड़ता है, तो वो खुद भी टेंशन में रहते हैं, दूसरों को भी टेंशन में रखते हैं। एक्सीलेंस की बात करें तो एक्सीलेंस इज समवॉट के आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। हम ये सेंटेंस यूज करते हैं ना, ऐसे हमें कोई टास्क दिया गया है तो हम ये कहते हैं कि ओके इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट, मैं कोशिश करूंगा कि अपने पूरा बेस्ट लगाऊं इस टास्क में। ये एक बहुत अच्छी बात है, ये बहुत पॉजिटिव है कि भाई आप चाह रहे हैं कि आपको जो टास्क मिला है आप उस पर एक्सीलेंस तक पहुंचे, उसकी कि जितना आप एफर्ट लगा सकते हैं आप करें उसमें। एक बहुत आम बात है, कॉन्सेप्ट हमारे दिमागों में बैठ गया है कि जीनियस बच्चा जो है वो खिसका हुआ होता है थोड़ा सा। इसके बारे में कुछ आप कहें? इसके बारे में कोई लॉजिकल आंसर नहीं है मेरे पास, ये एक मिथ है बस। जो ऐसे मिथ बन जाते हैं ना खामखा हमारी सोसाइटी में कि अगर काली बिल्ली सामने से गुजर गई, कोई बुरा इवेंट हो गया, अब वो एक दफा हुआ है, अब वो एक ने दूसरे को बताया, वो इत्तेफाक है वो उनके साथ भी हो गया होगा, तो वो फिर ये मिथ बन जाता है कि काली बिल्ली ने अगर गुजर गई है सामने से तो अब ये बात लाजिम है कि कोई बुरा इवेंट होगा, जबकि इसकी रियलिटी में कोई इसका वो नहीं है ना, एग्जिस्टेंस नहीं है इन चीजों की। इसी तरह इस बात की भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के होते हैं, वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स बना लेते हैं, तो उसी को फिर जनरलाइज कर दिया जाता है हमारी सोसाइटी में, वो मिथ बन जाता है। तो इसका कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। स्लो लर्नर की एक टर्म यूज होती है हमारे सामने, तो क्या होते हैं, कौन से बच्चे होते हैं? देखिए स्लो लर्नर की जो टर्मिनोलॉजी है वो भी हम ही यूज करते हैं बच्चों के सामने, अपने बच्चे को मजीद स्लो लर्नर कर देते हैं हम ये टर्मिनोलॉजी यूज करके। इस तरह की टर्मिनोलॉजीज अपने बच्चों के सामने कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा
ABCD सिखाने अगर हम बैठे हमने 3 बच्चों को, 2 ने सीख ली, एक नहीं सीख पा रहा, एक उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है उसको, तो इट्स ओके, उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दें। आप वही ABCD उसको बजाय सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में सिखाने से बेहतर है कि आप एक्टिविटीज के थ्रू सिखाएं। क्योंकि देखिए वही वाली बात दोबारा से आएगी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, कि हर बच्चे की ब्रेन केमिस्ट्री डिफरेंट है, माइंडसेट अलग है। बाज बच्चों के लिए बड़ा आसान होता है कि वो बड़ी जल्दी ABCD सीख लेते हैं, अगर हम बेसिक्स की बात करें, या बड़ी जल्दी 1 2 3 उन्हें आ जाती है। कुछ बच्चे हैं जिनकी ब्रेन केमिस्ट्री अलग है, उनको थोड़ा टाइम लगता है। उसको स्लो लर्नर का स्टिग्मा मत लगाएं कि ये स्लो लर्नर है, ये 2 तो सीख गए लेकिन ये स्लो लर्नर है। ये स्लो लर्नर की बात नहीं है, उसकी कैपेसिटी इतनी है कि उसको थोड़ा टाइम लग रहा है सीखने में, वो एक्टिविटीज के थ्रू सीख रहा है, लेकिन सीख रहा है, वो भी सीख रहा है कि कोई 2 दिन पे सीख रहा है, कोई 1 हफ्ते पे सीख रहा है। कंपैरिजन नहीं करे। जैसे एक हम उर्दू में मुहावरा यूज करते हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं एग्जैक्टली, होती। तो ये हर बच्चा जो है वो अलग-अलग एक पर्सनैलिटी रखता है। बिल्कुल। अच्छा, अपनी चीजों में शेयरिंग नहीं करते, ये बहुत से पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं कि बच्चा शेयर नहीं करता, मतलब क्लास वालों से भी, बहन भाइयों से भी। देखिए बच्चा जो है वो, कोई भी बच्चे में ट्रेड जो आता है ना, बच्चा देख के सीखता है। ठीक है, बच्चा कुछ ऐसा नहीं है कि बच्चे को जो है वो आप कोई चीज पढ़ाते रहेंगे तो वो चीज सीखेगा। उससे ज्यादा बच्चे की जो ऑब्जर्वेशन होती है ना, बहुत फास्ट होती है, और जो वो देख रहा होता है वो वही तरबियत उसकी हो रही होती है। वो घर में जो चीज देख रहा है, अगर वो घर में देख रहा है कि पेरेंट्स चीजों को शेयर करते हैं और बहुत खुशी खुशी शेयर करते हैं, तो यकीनन उसमें शेयरिंग आएगी। अगर बच्चा ये देख रहा है कि मम्मा ने मुझे नूडल्स बना के फॉर एग्जाम्पल ला के दिए, या 5 नगेट्स दिए, मैंने वो जल्दी इसको खत्म करो, इससे पहले कोई और आ जाए इसको खाने, तुम फौरन इसको फिनिश कर लो। अब बच्चे में हमने क्या किया, ये एक सेंटेंस बोला ताकि बच्चा जल्दी से खाना खा ले, लेकिन उसको मोटिवेट किया, लेकिन ये मोटिवेशन नहीं है। आपने यहाँ पर बच्चे को ये सिखा दिया कि शेयरिंग नहीं करनी, बल्कि अपना खाना, अपने जो 5 नगेट्स हैं उनको जल्दी से खत्म करना है, कि ऐसा ना हो कोई और आके उठा ले, कोई और खा ले। हमने खुद ही शेयरिंग, हमने खुद ही बच्चे को ये अब बच्चे के माइंड में वही इनकोडिंग और लर्निंग हो गई कि अपनी चीज को खुद ही खत्म करना है, जल्दी से शेयरिंग नहीं करनी किसी से। फिर दूसरे वक्त हम बच्चे से कह रहे हैं बेटा शेयर करो। अब बच्चे ने तो वो चीज सीखी भी है ना, कि घर में तो मम्मा इस तरह से कह रही होती है, सेंटेंसेस यूज कर रही होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें जो पेरेंटिंग है ना, ये बड़ा सेंसिटिव एक टॉपिक है, और छोटी छोटी पेरेंटिंग की जो गलतियां हैं वो बच्चों की पर्सनैलिटी पे उसका बड़ा बुरा असर पड़ता है। वही अगर आप थोड़ा सा अच्छी हैंडलिंग करेंगे तो अच्छी पेरेंटिंग होगी, तो बच्चों की पर्सनैलिटी यकीनन अच्छी बनेगी, क्योंकि बच्चे वही करते हैं या वही सीखते हैं जो वो देख रहे हैं। जैसे अमूमन स्कूल में बच्चे लंच ले जाते हैं तो माएँ कह देती हैं यहाँ से कि बेटा लंच आपने खुद करना है, किसी को शेयर नहीं कराना, किसी को शेयर नहीं कराना, आपको खुद ही अपना लंच खाना है। और अगर हम उसके ये कहें कि बेटा मैंने आपको आज 7 नगेट्स दिए, आप 4 to 5 खुद खाइएगा और 2 किसी के साथ शेयर कर लीजिएगा, वो 2 नगेट्स की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन आपने बच्चे की पर्सनैलिटी में चीज इंडल्ज की कि शेयरिंग आनी चाहिए। उसको ये याद होगा कि मम्मा ने कहा था कि 5 मेरे लेकिन 2 शेयर करने हैं किसी से, तो आप उसकी पर्सनैलिटी में शेयरिंग बड़ी आसानी से सिखा सकते हैं उसको। जैसे स्कूल के हवाले से एक सवाल है जहन में कि बच्चे जो है वो बुली हो जाते हैं, तो वो क्यों हो जाते हैं, मतलब क्या है? बुलिंग पे आजकल बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इसीलिए कि ये जो बुलिंग का इशू है ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, कि कुछ बच्चों को टारगेट बनाते हैं। ऐसे कोई सम ग्रुप ऑफ पेयर्स होगा, वो टारगेट बनाएगा किसी एक बच्चे को। अब वो बच्चा स्लो लर्नर की जो आपने टर्मिनोलॉजी यूज की थी वो भी हो सकता है। वो बच्चा हो सकता है कि उसकी पर्सनैलिटी में कोई ऐसा फ्लॉ हो जिसको देखकर वो टारगेट करें और फिर उसको बुली करते हैं, हूट करते हैं बच्चे पे, या उसके जो है वो कलर ब्लैक मजाक उड़ाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, कलर ब्लैक है, बच्चा ज्यादा हेल्दी है तो उसको फैट कह रहे हैं, उसको सभी मोटा कह रहे हैं, तो इस तरह की चीजें। टीचर्स भी साथ में कहते हैं ना कि ये बच्चा स्पोर्ट्स में नहीं आ सकता क्योंकि बच्चा हेल्दी है। एग्जैक्टली। अब एक तो उसको बुली किया जा रहा है। अच्छा, बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, या बच्चे का जो कम्युनिकेशन पैटर्न है वो इतना ओपन एंडेड नहीं है पेरेंट्स के साथ कि वो फ्रीली अपने इश्यूज डिस्कस कर सके, तो फिर क्या होगा कि वो बच्चा डे बाय डे बुली होता रहेगा, और जो बुली कर रहे हैं उनको भी चांस मिल रहा है कि हमारी शिकायत तो करने वाला कोई है नहीं, तो हम बुली करते रहे। इसीलिए जो बुलिंग अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं उसमें बच्चों को ये अवेयरनेस दी जा रही होती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई आपको बुली कर रहा है, उसी स्टेज पे आप फौरन किसी अथॉरिटी के पास जाएं। अगर स्कूल में बुली हो रहे हैं तो प्रिंसिपल के पास जाएं, टीचर को इन्फॉर्म करें। अगर ये चीज टाइमली एड्रेस नहीं होगी कि हाँ मुझे कोई बुली कर रहा है, तो फिर ज़ाहिर है वो चीज़ डे बाय डे बढ़ती चली जाएगी। फिर ये होता है कि वो धमकी देना भी शुरू कर देते हैं, किसी को बताया तो हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, तो बच्चे डर जाते हैं। तो आप अपने बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस दें कि कहीं पर भी कोई इशू है फौरन आके या तो पेरेंट्स से डिस्कस करें या टीचर से डिस्कस करें, ताकि वहीं पर वो इशू रिजॉल्व हो सके।
एक बात बुलिंग मैं बढ़ती यहाँ ही पे इसीलिए ऐड है। करूंगी कि माँ बाप को बच्चों के साथ इतना अच्छा बॉन्ड रखना चाहिए कि बच्चा अपनी हर बात माँ बाप से शेयर कर सके। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन हमने वो डरा धमका के रखा होता है ना, बच्चा वो हमें भी नहीं कहता और वो उस प्रॉब्लम से खुद ही फेस लड़ कर रहा होता है। बच्चा किस हद तक फेस करेगा उस प्रॉब्लम को? हाँ, अगर वो यही बात टाइमली एड्रेस कर देगा पेरेंट्स को, पेरेंट्स अगले दिन स्कूल आएंगे, स्कूल में सही। एड्रेस करेंगे चीजें, तो वहीं पर वो जो ग्रुप ऑफ पेयर होगा जो कि बुलिंग कर रहा था, वहीं पर स्टॉप कर दिया जाएगा उसको। ठीक है, तो ये स्टॉप बुलिंग की तो आजकल बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं। उसकी वजह ही है कि पेरेंट्स को भी अवेयरनेस दी जा रही है कि आप बच्चों को इतना टाइम दे, बच्चों को आप इतनी स्पेस दे, इतना ईजी इन्वायरमेंट रखें कि बच्चे आपसे अपनी हर बात शेयर कर सके। पेरेंट्स को बच्चों का सबसे बेहतरीन दोस्त होना चाहिए। अगर पेरेंट्स बच्चे से फ्रेंडशिप नहीं करेंगे ना, तो फिर बच्चा बाहर कोई फ्रेंडशिप ढूंढेगा, और हमें नहीं पता कि बाहर वो जिससे फ्रेंडशिप कर रहा है, बच्चे को इतना सेंस नहीं है ना कि कौन अच्छा है कौन नहीं है, कौन उसको सही गाइड कर रहा है कौन सही गाइड नहीं कर रहा। तो पेरेंट्स ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लिहाजा पेरेंट्स को अपने बच्चों का बहुत अच्छा दोस्त होना चाहिए, तो फिर ये कभी भी बुलिंग के इश्यूज सामने नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया मिस अफरीन, आज आपने बहुत हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन दी बच्चों की तरबियत के हवाले से। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे पेरेंट्स जो है इन बातों से काफ़ी इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। परवरदिगार से दुआ है कि हमें अपने बच्चों की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।